नमस्कार बच्चों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर। मैं सीमा चारण, महाविद्यालय में इतिहास की सहायक आचार्य। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रथम वर्ष यानी फर्स्ट ईयर हिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए है। और अगर दूसरे स्टूडेंट्स भी जिनको आगे जाकर के कंपटीशन एग्ज़ाम देने हैं और क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षा में इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं, वो भी अगर इंटरेस्टेड हों तो देखें और हमारे अनुभवों का लाभ आप भी उठाएं, आपके भविष्य में भी काम आ सके, ऐसी ही हमारी अपेक्षा है। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ, मैंने पिछले वीडियो में वैदिक काल की राज व्यवस्था के बारे में पूछा गया है कि किस प्रकार से शासन किया जाता था। अगर राजा था तो किस तरह से क्या राजा का चयन होता था या आनुवंशिक था, उसकी मदद के लिए कौन कौन से अधिकारी थे, कैसे वो अपना खर्च चलाता था, खर्च चलाने के लिए टैक्स इकट्ठा करने की क्या परिपाटी थी, और साथ ही साथ ब्राह्मण कर्म कांड, इनके बारे में भी हम बात करेंगे, जिन्होंने कि राजत्व की जो है प्रजा में एक विशेषता बताने में, प्रजा में राजा का एक गौरव बताने में, एक भय उत्पन्न करने के लिए, साथ ही साथ उसको आम जनमानस से बड़ा दिखाने के लिए किन किन कर्मकांडों के बारे में रचना की गई, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं राजा। मैंने बताया कि अब क्या है, कबीले जो हैं आपस में ऋग्वैदिक काल में युद्ध लड़ा करते थे और युद्ध लड़ने के लिए उनको एक नेता की आवश्यकता होती थी। इस तरह से राजन की आवश्यकता ऋग्वैदिक काल में पड़ी और जब तक ऋग्वैदिक काल का अंत हुआ तब तक धीरे धीरे राजतंत्र जो है, राजा का पद जो है आनुवंशिक हो चुका था, यानी राजा के बाद उसका पुत्र और उसके बाद में उसका ज्येष्ठ पुत्र, इस तरह से उत्तराधिकारी चुना जाता था। राजतंत्र जो है आनुवंशिक इस काल में भी चला जा रहा है। अब क्या हुआ कि जो ऋग्वैदिक काल में युद्ध होते चले जा रहे थे तो बड़े कबीले जब छोटे कबीले को हरा देते थे तो वो उनके नायक बन जाते थे। इस तरह से कई कबीले आपस में विलीन होते चले गए। तो हर राजा के अंतर्गत जो हैं आने वाले कबीले और उनके सदस्यों की संख्या बढ़ती चली गई। कुछ कबीले विलीन होते चले गए। जैसे मैंने बताया, दशराग युद्ध के बाद में भरत वंश का राजा सुदास था और पुरु वंश के जो कबीले थे तो भरत और पुरु आपस में एक हो गए और कुरु कबीले बन गए। तो कबीले बड़े हो रहे हैं, अब क्षेत्रीय स्तर पर स्थापित हो रहे हैं, तो राजा जो है वो ताकतवर होता चला गया। राजा या सरदार पहले तो कबीलों पर शासन करते थे, लेकिन अब जो है आगे मैं और बताऊंगी कि प्रादेशिक हो चुकी थी सत्ता। भले ही अलग अलग क्षेत्रों में बसते हुए उन कबीलों का प्रमुख जो है वो राजा को माना जाता था। आरंभ में हर प्रदेश का नाम जो है वहाँ पहले पहले जो कबीला बसा जिसने दूसरे कबीलों को हराया उसके नाम पर पड़ा। आगे का हम बाद में पढ़ेंगे। राजा को वैसे निर्वाचन होता था राजा प्रधान का। उत्तर वैदिक ग्रंथों में कई जगह ये संकेत मिलता है, हालांकि ये कितना सही है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अधिकतर जो है राजा जो है अब आनुवंशिक हो चुका था। जो व्यक्ति शारीरिक और अन्य गुणों में श्रेष्ठ समझा जाता था वही राजा चुना जाता था। अपने सामान्य कुलजनों से वो कई तरह की भेंट प्राप्त करता था। अब मैं आ जाती हूँ राजा को मदद करने के लिए जो सभा और समिति की बात थी। तो उत्तर वैदिक काल में अब सभा समिति अब धीरे धीरे अवसान की ओर हो रही थी, उनकी ताकत में धीरे धीरे कमी आ रही थी, बहुत कम बैठकें बुलाई जाती थी। पुराने समय में से ऐसा छोटे छोटे कबीले थे, उन सभी के सदस्यों को बुला करके बैठक कराना मुश्किल नहीं था। अब कबीले बड़े होते चले गए, उनका राज्य क्षेत्र बड़ा होता चला गया, तो बार बार सभी लोगों को इकट्ठा करके हर फैसले के लिए बुलाना अब संभव नहीं रह गया था। विदत का नामो निशान भी नहीं था। सभा और समिति अपनी जगह जिंदा तो थी, पर अब उनका रंग ढंग बदल गया था। अब उनमें राजाओं का, अभिजातीय या कुलीन वर्ग का बोलबाला हो गया था। साथ ही साथ सभा में स्त्रियों का प्रवेश भी निषिद्ध हो गया था, यानी अब पुरुष प्रधान हो गई थी। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें कुलीनों का और सर्वप्रथम ब्राह्मणों का प्रभुत्व इनमें स्थापित हो गया था। जैसे जैसे नए नए परिवर्तन आते हैं तो शासन करने के लिए प्रशासनिक तंत्र में जो संस्थाएं होती हैं वो अपने को जब नए समय के अनुकूल परिवर्तित कर देती हैं तो वे बची रह जाती हैं, लेकिन सभा समिति विदत इन परिवर्तनों के अनुकूल अपने को ढाल नहीं सकी, तो विदत तो ख़त्म ही हो गई और सभा और समिति बनी तो रही लेकिन नाम मात्र की। और अब उनमें ऐसा नहीं है कि विश्व वर्ग के लोग भी आ रहे, वैश्य वर्ग के ही आ रहे हैं, अधिकतर क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ग के लोग ही आते थे और वो ही सारे फैसले लिया करते थे। अब अगला बिंदु है अपना प्रादेशिक सत्ता।
मैंने बताया था कि ऋग्वैदिक काल में जो कबीले थे वो अर्ध यायावर जीवन बिताते थे। घुमक्कड़ सा उनका जीवन था, चारे की तलाश में, पानी की तलाश में वे भटका करते थे। ये कबीले आपस में लड़ा भिड़ा भी करते थे, ये तो मैं समझा ही चुकी हूँ आपको। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये जो कबीले थे अब पर्टिकुलर एक एरिया में सेटल हो गए थे। तो इस कारण जहाँ पहले घुमक्कड़ जीवन था वहीं अब क्षेत्रीय जीवन हो गया, अब स्थिर जीवन उनमें विकसित होने लग गया। तो राज्य भी जो है, अब पहले तो जब हम कहते थे कि भरत कबीला है, पुरु कबीला है, तो उसमें उसका क्या मतलब होता है, भरत राज्य, पुरु राज्य। तो जब ऋग्वैदिक काल में भरत राज्य, पुरु राज्य की हम बात करते हैं तो कोई क्षेत्र के ऊपर राजा शासन नहीं कर रहा है, वो अपने कबीले और कबीले द्वारा पराजित दूसरे कबीले के लोगों पर शासन कर रहा है। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते प्रादेशिक हो गई सत्ता। अब राजा जो है पर्टिकुलर, जैसा आज होता है एक पर्टिकुलर एरिया का राज्य प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, सीमाएं निर्धारित होती हैं, वैसे ही अब जो है राज्य की सीमाएं निर्धारित हो गई। राजा का मतलब अब कबीलों का नहीं, उसके राज्य में जो भी रहता है किसी भी कबीले का है वो उनका प्रमुख राजा बन गया था। अपने खर्चों को निकालने के लिए राजा जो है वो कर, पहले तो कर स्वैच्छिक था, मैंने बलि नामक कर बताया था, जो ऋग्वैदिक काल में स्वेच्छा से जो है कबीले के लोग राजा को धन धान्य, दूध, दही, घी, मक्खन जो भी हो वो अर्पण किया करते थे। लेकिन अब जो है वो बलि जो है वो अनिवार्य कर दी गई। राजा ने भेंट प्राप्त करने की प्रथा को अपना अधिकार बना दिया। इस अधिकार और अपने पद की अन्य सुविधाओं को कायम रखने के उद्देश्य से राजा ने अपना पद अनुवांशिक भी बना दिया। इस तरह राजा का पद उसके बड़े पुत्र को मिलता था। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उत्तराधिकार का एक क्रम चलता ही चला जाए। जैसे कि आप महाभारत नामक ग्रंथ से परिचित होंगे, टीवी पर भी आप सबने देखी ही होगी महाभारत, कि युधिष्ठिर के छोटे भाई दुर्योधन ने उसका राज्य हड़प लिया था जबकि वो छोटा भाई था। तो इस तरह से कई बार जो है राज्य की खातिर युद्ध भी हुआ करते थे, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने महाभारत के युद्ध में दिखाई देता है। स्पष्ट हो जाता है इस युद्ध से, इस ग्रंथ से, कि सत्ता के आगे रिश्तेदार, भाई, बंधु कुछ भी नहीं है। अब आ जाती हूँ राजा की मदद करने के लिए कुछ अधिकारी थे। 12 टोटल अधिकारी हुआ करते थे जिनको रत्निन कहा जाता है। वैसे ऋग्वैदिक काल में अगर आप लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो, 12 रत्निनों का उल्लेख करें तो आपका प्रश्न भी व्यापक होगा, और जब आपका एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो उसे लगेगा इस बच्चे को इतनी जानकारी अच्छे से है। तो 12 रत्नियों के कौन कौन से रत्नी हुआ करते थे वैदिक काल में और उनके क्या काम होते थे उनको मैं बता देती हूँ। इन रत्नियों के नाम हैं, राजा तो आपको पता ही है, राजा भी रत्निनों में ही आता था। उसके बाद सेनानी, सूत, ग्रामणी, भागदूत, संग्रहिता, अक्षवाप, गोविकर्तन, पालागल, महिषी, पुरोहित, युवराज आदि। सबसे पहले सूत। सूत जो है राजा का सारथी, यानी जो राजा का घोड़ा हाँका करता था। सेनानी सेनापति को कहते थे। पुरोहित जो है धार्मिक कार्य करने वाला। गोविकर्तन जंगल विभाग का अध्यक्ष था। पालागल जो है वो विदूषक, जैसे अकबर के समय बीरबल था, कृष्णदेव राय के समय तेनालीराम था, दरबार में उपहास के लिए, आमोद प्रमोद के लिए नियुक्त किया जाता था। पुरोहित धार्मिक कार्यों का संचालन करने वाला। युवराज जो है वो राजा का उत्तराधिकारी हुआ करता था। ग्रामणी, गांव के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। भागदूत जो कर इकट्ठा किया करता था उसको कहा जाता था। कोषाध्यक्ष यानी कि राजा का जो खजाना है उसकी निगरानी रखना, खजाने में पैसे इकट्ठा रखना, खर्च के लिए देना, उसको संग्रहिता कहा जाता था। अक्षवाप जो है, जब पासे का खेल बताया था मैंने, पासे का खेल वैदिक काल में बड़ा ही लोकप्रिय था, खेला करते थे, तो उसकी जो है सहायता के लिए जो अधिकारी था उसको जो है अक्षवाप कहा जाता था। उसके बाद कुछ राजत्व संबंधी यज्ञ भी जो है प्रचलित हो गए थे। राजा जो है बड़े कबीलों पर शासन कर रहे हैं, बड़े बड़े क्षेत्रों पर शासन कर रहे हैं, तो उनकी शक्ति में वृद्धि हो गई है, बलि भी अब उनके पास रेगुलर आने लग गई है, पैसा बहुत आने लग गया है। तो अपनी शानो शौकत को, अपनी भव्यता को, अपनी शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए ब्राह्मणों ने जो है कहा कि राजाओं को कई तरह के यज्ञ करने चाहिए। ये राजत्व संबंधी यज्ञ कई तरह के थे, उनमें से कुछ एक का मैं उल्लेख करना चाहूँगी। ये यज्ञ कोई आम आदमी नहीं कर सकता था, ये राजा ही कर सकता था। सबसे पहला तो यज्ञ हुआ करता था जब राजा जो है वो निर्वाचित होता था, जब उसका अभिषेक होता था, जब हम राज्याभिषेक कहते हैं, तो उस दौरान जो यज्ञ आयोजित किया जाता था उसे राजसूय यज्ञ कहा जाता था।
और ऐसा माना जाता था कि इस यज्ञ को संपन्न करने से राजा को दिव्य शक्ति मिल गई है, ईश्वरीय शक्ति मिल गई है और वो जो है अब प्रजा पर आसानी से शासन कर सकता है, वो आम प्रजा से बिल्कुल अलग है। दूसरा एक यज्ञ जो बहुत लोकप्रिय है, आप भी नाम से परिचित होंगे, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जो जानते हैं आप कि राजा जो है अपने राज्य क्षेत्र में एक घोड़ा घुमाया करता था। वो घोड़ा निर्बाध रूप से घूमता था। अगर कोई उस घोड़े को पकड़ लेता था तो इसका मतलब ये था कि वो उस राजा को अपना शासक नहीं मानता है और राजा को उससे युद्ध लड़ना पड़ता था। 1 वर्ष के लगभग ये युद्ध चला करता था और 1 वर्ष के बाद उस घोड़े को लाकर के बलि चढ़ा दी जाती थी। इस तरह से अश्वमेध यज्ञ जो है राजा का राज्य क्षेत्र कितना है और उसकी प्रतिष्ठा की वृद्धि में सहायक होने लग गया। उसके बाद में है तीसरा एक और यज्ञ आता है वाजपेय यज्ञ। बच्चों, वाजपेयी यज्ञ जो है आजकल आप कार रेस देखते हो, साइकिल रेस देखते हो, उस दौर में रथों की दौड़ का आयोजन किया जाता था और ये दौड़ जो है वाजपेयी यज्ञ के दौरान होती थी। इस दौड़ में हमेशा राजा को ही विजेता बनाया जाता था और विजेता वो अपने जो 12 रत्निन जो मैंने नाम बताए उनकी मदद से विजेता बनाए जाते थे। इन सारे जो अनुष्ठान हैं जो कि आम आदमी नहीं कर सकता है, सिर्फ राजा ही कर सकता है। तब तक बड़े बड़े भवन बना करके अपनी शक्ति, अपने गौरव प्रदर्शित करना, जो कि हर समय में राजाओं ने किए, तब तक इतने बड़े भवनों का निर्माण शायद जानते नहीं थे। तो इसलिए इन यज्ञों के माध्यम से प्रजा पर जो है अपनी शक्ति की, अपनी ताकत की, अपने वैभव की, अपनी महिमा की छाप छोड़ने के लिए इन यज्ञों को जो है आयोजन किया जाता था। इस समय जो है कर और नजराना संग्रहित करना प्रचलित हो गया था। एक अधिकारी संग्रहित था जो कि टैक्स इकट्ठा करने का काम करता था। रामायण और महाभारत 2 ग्रंथ, वैसे तो ग्रंथ है लेकिन आपने टीवी में उनका वर्णन जो है संक्षिप्त देखा ही होगा। उसमें बताया गया है कि बड़े बड़े जब यज्ञ होते थे उस समय राजा जो है भारी मात्रा में दान देता था, उपहार देता था और हर वर्ग के लोग अपनी प्रजा के सभी जनों को अच्छा भोजन करवाता था। राजा जो है उसका जो कामकाज होते थे उसमें पुरोहित की, सेनानी की, पटरानी और जो 12 अधिकारी हैं, रत्निन हैं, उनकी मदद लेता था। निचले स्तर पर गांव में जो है ग्राम सभाओं के माध्यम से प्रशासन होता था जिन पर कुल के प्रधानों का नियंत्रण होता था। वाद विवाद की स्थिति में ये स्थानीय ही फैसला करती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अभी भी राजा को स्थायी सेना नहीं रख रहा है। जब युद्ध की आवश्यकता होती थी तब उस समय सेना के लिए कबीले के जवान इसमें भर्ती कर लिए जाते थे और कर्मकांड के अनुष्ठान के अनुसार युद्ध में विजय पाने के लिए एक ही थाली में सभी लोग अपने भाई बंधुओं के साथ तब भी राजा को खाना खाना पड़ता था। यानी अभी तो वैसे राजा जो है शक्तिशाली तो हो रहा है लेकिन फिर भी उसको जो है मुंह देखना पड़ रहा है युद्ध के समय अपने सारे भाई बंधुओं का, अपने सारे कुल कुटुंबियों का। तो ये थी उत्तर वैदिक काल में राजत्व की व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन, सभा समिति, राजा का उदय, प्रादेशिक सत्ताओं का आना और साथ ही साथ जो अलग अलग यज्ञ हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। इनमें से कई बार बच्चों क्वेश्चन जो हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। जैसे अश्वमेध यज्ञ क्या था, वाजपेयी क्या था, राजसूय यज्ञ क्या था, सभा और समिति में क्या अंतर है, इस तरह के प्रश्न कई बार दोहराए जाते हैं। तो जब आप वीडियो देखें, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिख भी रहे होंगे ताकि इससे आपका ज्ञान जो है वो रिवाइज तो होगा ही होगा, साथ ही अगर भविष्य में भी आप कोई प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं तो आपका कंसेप्ट इस मामले में बिल्कुल क्लियर रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।